जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। आज हम नए वीडियो के साथ आप सबके सामने आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम उपस्थित है और आज का टॉपिक हमारा है समास। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको संस्कृत से संबंधित और भी विषय जैसे गणित हुआ उससे संबंधित, इतिहास से संबंधित या जो भी विषय है जो इस पर चैनल पर अपलोड है उससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास होता क्या है, समास कहते किसको है। तो इससे पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे। तो इसके परिभाषा से स्पष्ट है, इसका परिभाषा है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदों के मेल से पदों के मेल से बनने वाले समूह को समास कहते हैं। समास कहा जाता है। तो यहां पर स्पष्ट है, समास की जो परिभाषा हमने दी है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले समूह को समास कहा जाता है। यानी समास किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक, यानी कम से कम इसमें दो पद होना चाहिए। यानी समास के निर्माण के लिए, समास को बनाने के लिए कम से कम दो पदों का होना अति आवश्यक है। तो दो पद, यानी इसका नियम है, हम इसके नियम की चर्चा करेंगे। और इसका जो नियम है, नियम ये है कि इसमें कम से कम दो पद होने चाहिए। दो पद होना चाहिए, कम से कम दो पद होना चाहिए, कम से कम। और आप अधिक से अधिक जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको नोट कर लेना है कि इसमें कम से कम जो है ना, ये नियम है, इसमें कम से कम लिखा हुआ है, कम से कम दो पद होना चाहिए। यानी इसको हम उदाहरण से समझेंगे।
जैसे यहां पर लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले समूह को समास कहा जाता है। और तो यहां पर क्लियर कर दिया दो, और यहां क्या लिखा हुआ है, दो से अधिक, दो से अधिक यानी कम से कम दो शब्द होना चाहिए, और अधिक से अधिक आप दो से प्लस ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, फोर ले सकते हैं, फाइव ले सकते हैं। तो ये जो समास है ये हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और तब जाके आपको समास का ये टॉपिक क्लियर होगा। तो हम इस पे कुछ उदाहरण को लेकर के बात करेंगे। अर्थात समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम यहां पर लिखें, दो या दो से अधिक पदों का एक के मेल से बनने वाले समूह को समास कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात 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 मतलब कि इसका अर्थ ये होता है कि समास में चलिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसमें अगले बात करते हैं, आगे की वीडियो नेक्स्ट पेज में इसको हम बात करेंगे। हमारे अगले पेज में देखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। यानी इसका मीनिंग ये हुआ, अर्थात ये जो अभी हम समास पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ अर्थात यानी समास में दो या दो से एक अधिक पद होते हैं, कम से कम दो होना चाहिए, और अधिक से अधिक आप दो से तीन ले सकते हैं, फोर ले सकते हैं, या जो भी डॉट 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 ले सकते हैं आप। तो यहां पर कह रहा है, इसका मतलब हुआ, अर्थ हम आपको बता रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, एक पद बन जाते हैं। एक पद बन जाते हैं यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि समास में कई पद मिलकर फाइनली जो है अंत में वह एक पद बन जाते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक पद बन जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे गंगा जोर जल, दो शब्द हैं, यहां पर दो पद हैं। यहां पर पद का मतलब हुआ दो शब्द से, पद का मतलब हुआ शब्द, हम बात कर रहे हैं दो शब्द, और इस तरह के शब्द को हम लोग समासिक शब्द कहते हैं। तो यहां पर एक शब्द बनेगा गंगा जल, जब जोड़ देंगे तो एक शब्द बनेगा गंगा जल, और गंगा जल कौन सा पद हो गया, समासिक पद हो गया, समासिक पद, पद या शब्द। तो यहां से क्लियर है कि समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। जैसे गंगा जोर जल, यहां पर पदों की संख्या कितनी, कम से कम दो होना चाहिए। यहां पर पदों की संख्या 1 + 1 कितना है, 2 है। यहां पर पदों की संख्या 2 है। यहां पर पदों की संख्या 2 है, एक ये है और एक ये है, दोनों पद को ज्वाइन कर दिया जाएगा तो पदों की संख्या 2 है। तो आप देख रहे हैं कम से कम दो पद लेकर के एक शब्द बना रहे हैं, तो ये जो पद बनेगा फाइनली ये समासिक पद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समास में एक नया टॉपिक आता है, समास में हम लोग समास का विग्रह करते हैं, समास में हम उसका विग्रह करते हैं। तो जब हम समास को पढ़ेंगे तो वहां पर समास के हम बहुत सारे चीज को जानेंगे। पहला तो हमने परिभाषा को जाना, परिभाषा। दूसरा था इसमें हम समास विग्रह करना जानेंगे, विग्रह। उसके बाद हम समास के प्रकार को जानेंगे, प्रकार या भेद। तो चौथा, और इस सारी चीज को हम क्लियर करेंगे आपको उदाहरण से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें
कि समास को समझना कितना आसान है, जो आपके लिए आज तक कठिन लगता था। जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये समास का जो आपके जो समास जो है, जिससे आप समास नहीं समझ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैं प्रिय साथियों या तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए हम बात किए हैं, सबसे पहले हमने परिभाषा पर बात कर लिया। जैसा कि आपको स्पष्ट है, परिभाषा से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले समूह को समास कहते हैं, कहा जाता है। तो मैंने एक चीज क्लियर कर दिया, और इसमें आपने नियम, तो आप जरूर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने दूसरे पेज में बात किया परिभाषा, तो एक हमारा ये तो क्लियर हो गया। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि समास किसे कहते हैं या समास किसे कहा जाता है, तो उस परिस्थिति में आप इस वीडियो से क्लियर कर लेंगे, आपका एक नंबर ऐसे ही कंफर्म हो जाता है। तो हमने परिभाषा पर तो बात कर ली। दूसरा हमारा विग्रह, उसके बाद हम विग्रह पर चलेंगे। चलिए हम अगले नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये विग्रह क्या है। समास का विग्रह, समास का विग्रह, विग्रह ये समास का विग्रह से क्या समझते हैं हम लोग। तो समासिक शब्द या समास के द्वारा बनने, यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे सामासिक शब्द। सामासिक आप लिख भी सकते हैं, सामासिक शब्द, सामासिक शब्द या पद, इसी को आप लोग पद भी कह सकते हैं। सामासिक शब्द या पद समास के द्वारा, समास के द्वारा समास के द्वारा बने हुए समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी, बने हुए शब्द के सभी शब्द के सभी पदों को, सभी पदों को अपने 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 मूल रूप में, मूल रूप में, मूल रूप में विभक्ति के साथ, मूल रूप में विभक्ति के साथ विभक्ति के साथ विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना, अलग अलग करके दिखलाना, अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है, विग्रह कहलाता है। ये तो राम अंडरलाइन कर देंगे, विग्रह कहलाता है, विग्रह कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा हम इस वीडियो को रोक के आपको समझा रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है समास का विग्रह, तो हम जब भी करते हैं तो समास का विग्रह नहीं करते, समासिक पद का पद या शब्द का विग्रह करते हैं। यानी समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर बना होता है।
तो दो या दो से अधिक शब्द या पद समास, यानी लिखा हुआ है सामासिक शब्द या पद समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को, यहां ध्यान देने वाली बात है, सभी पदों को अपने मूल रूप में यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में विभक्ति के साथ, यहां पर एक लाइन चर्चा किया विभक्ति के साथ। तो जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण में, तो विभक्ति 7 होती है, वहां पर हम लोग 7 विभक्ति की चर्चा करते हैं। पहला प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, उसके बाद हमारा पंचमी, उसके बाद हमारा होता है षष्ठी, और लास्ट में जो हमारा होता है सप्तमी विभक्ति, जिसे हम संबोधन के नाम से भी जानते हैं, संबोधन या सप्तमी आप इसे कह सकते हैं। तो जब हम विभक्ति का वीडियो लेकर आएंगे तो उस समय आपको हम बताएंगे कि विभक्ति पर कैसे हम लोग मतलब कि धातु रूप अलग करते हैं। तो यहां पर तो हमको समास समझना है, लेकिन विभक्ति का एक छोटा सा परिचय है। तो विभक्ति हमारा टोटल 7 होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और हमारा संबोधन, ऐसे सप्तमी विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विभक्ति, इसलिए हमने चर्चा किया है विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहा जाता है। अब समास में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें, समास में सबसे पूछ देगा कि गंगा जल आपको लिख दिया, संस्कृत में तो विसर्ग का बहुत रोल है, तो गंगा जल लिख देगा, और पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, तो वो तो प्रकार में हम जानेंगे। और पूछता है कभी कभी समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है दो शब्दों के बीच, यानी किसी एक शब्द का जो है ना, उसको दो अलग अलग शब्द या 3 अलग अलग शब्दों में विभक्त करना, या साफ लिखा हुआ है अलग अलग करके दिखलाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम इसको समझेंगे यहां पर, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा नीलोत्पलम पलम। तो नीलोत्पलम जो है अपने आप में क्या है, एक शब्द है, यानी एक पद है, ये एक पद है या एक शब्द है। अब इसका हमको विग्रह करना है, यानी अलग अलग करके दिखलाना है, विभक्ति के साथ दिखलाना है। तो नीलोत्पलम का जो विग्रह हो जाएगा नीलम उत्पलम, इसका जो विग्रह हो जाएगा हमारा नीलम उत्पलम। यानी इसका मतलब हुआ, इसका जो अर्थ हुआ नीला पत्ता, नीला पत्ता। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यानी दो शब्द है वो अलग अलग करके दिखा रहे हैं। तो नीलम तो नीला, और उत्पलम का मीन्स होता है संस्कृत में पत्ता। हम इसको और क्लियर करेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं आगे। आप कह सकते हैं लंबोदरः, लंबोदरः। तो इसको, ये जो लंबोदरः है एक शब्द है, एक पद है, हमको इसका विग्रह करना है। साथियों आप इस वीडियो को एकदम सावधानी से देखें, तब ये आपको समझ में आएगा कि इस विग्रह कैसे किया जाता है। विग्रह करना आप आसानी से सीख जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, बार बार हम कह रहे हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके तक जब भी हम अपलोड करें तो आपके मोबाइल में या डिवाइस में ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए हम जो बता रहे हैं विग्रह करना बता रहे हैं, समास का विग्रह।
और इससे हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, समास का विग्रह। तो लंबोदर इसका जो हो जाएगा लंबोदर, यानी लंब जो लंबा लंब उदर, यानी आप ध्यान दीजिएगा यहां पर उदरह का मतलब होता है, यहां पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, लंब जोर उदरह। और इस सब का जो मतलब हुआ, ये जो हम जो आपको बता रहे हैं, इस सब का जो हिंदी अर्थ हुआ, लंब है उदर जिसका, लंब है उदर जिसका। आप यहां पर सवाल है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे यहां पर उदर का मतलब क्या होता है। उदर का मतलब होता है पेट, उदर का अर्थ होता है पेट। और आप जानते होइएगा लंब का लंब लंब है उदर जिसका, तो किसका है, तो भगवान गणेश का है, श्री गणेश, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है गणेश जी का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान श्री गणेश जी का जो पेट है वो क्या है, लंबा है। तो हम क्या उनको कहते हैं, तो हम उनको संस्कृत में लंबोदर के नाम से जाना जाता है उन्हें। तो ये लंबोदरा है, एक शब्द है, एक पद है, और लेकिन यहां पर लंब और उदर जो है उसका विग्रह हुआ, यानी लंब और उदर जो है उसका विग्रह हुआ। उदर का मतलब यहाँ पेट होता है, हिंदी में आपको आसानी भाषा में समझाया गया है, लंब है उदर जिसका, तो किसका आप समझ जाएंगे, जब ऑप्शन रहेगा तो आप समझ जाएंगे किसका होता है, गणेश जी। उदर का यहाँ पर अर्थ होता है पेट। तो समास विग्रह, समास विग्रह उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है लंबोदर, लंब जोर उदर, यानी लंब है उदर जिसका। चलिए हम आगे बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है समास, जिसमें हम बात किए हैं अभी तक, परिभाषा पर बात किए हैं, दूसरा हमने अभी बात किया विग्रह पर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है समास के भेद या प्रकार, समास के भेद पे बात करेंगे, हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक होगा। चलिए हम अगले स्लाइड पर इसको देखेंगे। तो समास के भेद, जैसा कि आप जानते हैं समास विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो समास के भेद को भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में समास के भेद पूछ देगा कि गंगा जल कौन सा समास है, यानी गंगा जल कौन सा समास है, गंगा जल कौन सा समास है, कौन सा समास है, समास है। तो उस समय ये क्वेश्चन में आपको गंगा जल का विग्रह नहीं करना है, यहां पर साफ स्पष्ट है कौन सा समास है। तो जब तक आप समास के भेद को नहीं जानेंगे, समास के प्रकार को नहीं जानेंगे, तब तक ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है साथियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। इसलिए आप इस वीडियो को एकदम इत्मीनान से देखें, और तब आपको ये आपका जो हम जितना बता रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी समास का अध्ययन करना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो समास जो है
समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। दूसरा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा आपका है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा आपका है द्वंद्व समास। पांचवा आपका है द्वंद्व समास। और छठा जो हमारा है आपका, छठा जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। मेरे प्रिय साथियों, तो ये समास का जो 6 भेद है, पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, उसके बाद हमारा पांचवा है द्वंद्व समास, उसके बाद छठा है बहुव्रीहि समास। इन सारे समास को पहचानने के लिए आपको परीक्षा में दे दिया जाएगा और उस परीक्षा में आपको पहचान करना है। तो तभी आप पहचान पाएंगे। जब तक आप समास के भेद का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप समास को नहीं पहचान पाएंगे। समासिक शब्द दिया रहेगा, आपको समास पहचानना रहेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जो शेष बचेगा उसको हम अगले वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें ये 6 तो मुख्य थे, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मुख्य रूप से। समास 1-2 और भी होते हैं लेकिन वो अर्जित समास यानी इन्हीं समासों का एक हिस्सा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अगले स्लाइड पर हम आपको ले चलते हैं और समझते हैं कि अवयवी समास होता क्या है और अवयवी समास किसे कहा जाता है। चलिए, तो हमारा पहला जो भेद होगा वो हमारा होगा अवयवी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो हम सब पहले समझते हैं, पहले हमने समास को समझा, अब हम समास के भेद को समझने जा रहे हैं। तो समास क्या है? कम से कम क्या होना चाहिए? 2 पद होना चाहिए। 2 पद, कम से कम 2 पद, कम से कम, ये ध्यान में रखना है। समास तभी बनेगा यदि कम से कम 2 पद होना जरूरी है। यानी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि समास किस परिस्थिति में संभव है, तो वहां पर ऑप्शन में दे देगा समास को आप किस परिस्थिति में बना सकते हैं, किस परिस्थिति में संभव है। 1 पद में, गलत जवाब हो गया।
एक पद में, उसके बाद कहेगा दो पद में, दो पद में, उसके बाद कहेगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी एक पद भी या दो पद भी। उसके बाद कहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर लिख देगा कम से कम, कम से कम, कम से कम। तो यहां पर आप क्लियर है, देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एक पद, जो कभी संभव नहीं है, समास नहीं बनेगा। यहां पर हमारा दूसरा है दो पद, कम से कम लिख दिया, अधिक से अधिक आप दो से ज्यादा ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, लेकिन हमने नियम में पढ़ा है क्या है, समास कब बनाना संभव है, कम से कम उसमें कितना पद होना चाहिए, दो होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ ए और बी दोनों, मतलब एक पद भी या दो पद भी, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। तो अब सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दो पद, कम से कम, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि OMR सीट पर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A B C D, और रंगना कोई एक को होता है, यदि B सही है तो B को रंगते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी सुविधा के लिए ये सब आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको क्लियर कर दिए। चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है अवयवी भाव समास, ये किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको हम परिभाषा जानेंगे। तो इसका जो परिभाषा है, और ये आपको बता दें, परिभाषा चाहे वो किसी भी चीज की हो, पूरी दुनिया में इस प्लेनेट पर एक ही होती है, वो चेंज नहीं होती, यानी परिभाषा चेंजेबल नहीं होती। चाहे आप इंग्लैंड में पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़िए, अमेरिका में पढ़िए, या इंडिया के किसी कोना में आप बैठ के पढ़िए, समास का परिभाषा चेंज नहीं होता। ये समास का ही नहीं, किसी भी ऐसे ऑथेंटिक चीज का, ऑथेंटिक शब्द का, ऑथेंटिक टॉपिक का जो परिभाषा होता है वो चेंज नहीं होती। परिभाषा एक बार डिजाइन किया जाता है, एक बार तैयार किया जाता है। तो इसलिए हमें माइंड में ये मेकअप करना है कि परिभाषा जो है वो सबसे पहले जानना है। यानी परिभाषा में आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि समास किसे कहते हैं, तो वहां पर उसका जवाब ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। यहां पर ये भी कह सकते थे कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन बन जाएगा। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा लिखें, तो आपको एक ही आंसर लिखना है। चलिए हम बात करते हैं, इसका जो परिभाषा हो जाएगा, जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान हो, प्रधान हो, यानी जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उसे आसानी भाषा में अवयवी भाव समास कहा जाता है। अवयवी, अवयवी भाव समास कहते हैं, या समास कहा जाता है, कहा जाता है। यानी जिस समास, समास हमने आपको यहां पर चर्चा किया 6, लेकिन सारे 6 समास का जो परिभाषा हम देखेंगे तो वहां पर अलग अलग होगा, स्वाभाविक सी बात है। यहां पर लिखा हुआ है जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्लियर है, उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। अब इसको हमसे कैसे, अब आप सवाल आपके मन में आएगा कि कैसे सर, कैसे से अवयवी भाव समास कहा जाता है, तो हम इसको जैसे से समझेंगे। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम एक शब्द है, प्रतिदिनम
एक शब्द है और आपको मालूम होगा कि यहां पर दो शब्द है, एक है प्रति पहला और दूसरा शब्द है दिनम। दिन तो सब दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, ये दिन तो सब दिन होता है। लेकिन अगर हम उसको कहेंगे किसी व्यक्ति को आपको मतलब कि डेली आना, प्रतिदिन आना है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला पद जो हमारा प्रति है, प्रति मतलब होता है सब दिन की बात हो रही है, यानी डेली की बात हो रही है। तो ये जो पद है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रधान दे रहा है, यानी प्रधानता इसकी है, प्रधान पद इसे कहेंगे। ये जो पद हो जाएगा हमारा प्रधान पद होगा, यानी मेन टर्म है, यानी प्रति इसमें जो शब्द लगा हुआ है ये क्या हमारा प्रधान पद है। तो ये जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, यानी जिसमें प्रथम पद की अपनी एक प्रधानता हो। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि ये प्रतिदिनम जो शब्द है, प्रतिदिनम जो शब्द है, इस प्रतिदिन में, प्रतिदिनम का अर्थ पहले आप लोग जान लीजिए। इसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, यानी, और प्रत्येक का आपको अगर संधि बनाना हो तो यानी क्या होगा, प्रति जोर एक, ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी एक एक दिन को अगर सीधे हम दिन बोले एक एक दिन, तो ये ठीक लिखना नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके जगह प्रत्येक लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है, सुटेबल शब्द है। और इस प्रत्येक की जगह अगर कोई प्रतिदिन लिख दो तो उससे भी बेटर है। तो प्रति यानी क्या हुआ, प्रति मतलब कि एक एक दिन, यानी प्रत्येक दिन। इसके शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर जो प्रति शब्द है उसकी प्रधानता ज्यादा हो रही है, दिन की प्रधानता कम हो रही है। इसलिए ये जो पूरा जो शब्द हो जाएगा, यह कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा साथियों, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण हम लेते हैं, देखते हैं। जैसे कुछ टर्म है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए, अवयवी भाव को पहचानने का तरीका। अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, समास को, समास को कैसे पहचाने, ये सवाल आपके मन में आएगा, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। तो साथियों आपको कुछ इसमें पॉइंट है, हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवयवी भाव समास में पदों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी आप विचलित भी हो जाएंगे कि लगेगा अवयवी भाव समास, लेकिन अवयवी भाव समास नहीं रहेगा, वो बहुब्रीहि रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम कैसे अवयवी भाव को पहचानेंगे, तो आप इसको देखिए। पहला पहला नियम क्या है कि समस्त पद, समस्त पद का मतलब होता है सारा शब्द। यहां पर एक शब्द लिखे है सारा शब्द, तो सारा शब्द की जगह ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समस्त अगर लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, सारा शब्द नहीं। यानी आपको समझाने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेटर शब्द है हमारा वो क्या हो जाएगा, समस्त। समस्त मतलब पूरा, समस्त शब्द, समस्त शब्द, यानी आपको हम ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए कह सकते हैं कि पूरा शब्द, पूरा शब्द कहिए और इसी को हम लोग पद कहिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे शब्द और पद को समझाने की जरूरत नहीं है। जब दो या दो से अधिक वर्णों का जो समूह होता है उससे क्या बनता है, शब्द बनता है या पद बनता है। तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं समस्त शब्द, यानी पहला टर्म है पूरा शब्द या पद नपुंसक लिंग में एक वचन में रहता है, यानी नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, लिंग एक साथ है, नपुंसक लिंग अलग अलग नहीं है, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, एक वचन। आप लोग पढ़े होइएगा वचन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, एक वचन,
में रहता है, एक वचन में रहता है। हम इस पर बात करेंगे, वचन पर भी बात करेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 से पहले आपको ज्ञानी बाबा 875 पर अपलोड नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे साथियों एवं तमाम दर्शकों से हमारा आग्रह है एवं छात्र एवं छात्राओं से हमारा अपील है कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि दिन रात मेहनत करके आपके अच्छे रिजल्ट आप लाना चाहते हैं तो इस चैनल को प्रतिदिन वॉच करें, प्रतिदिन देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए हम बात कर रहे हैं समस्त पद की। तो समस्त शब्द या पूरा शब्द या पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। पहला नोट आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है, अभी हम बात किए हैं प्रथम पद का अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी प्रथम पद हम बात में पहले बोल दिए हैं आपको पहले शुरुआत में ही कि प्रथम पद की प्रधानता जिसमें दिखे, प्रथम पद की प्रधानता हो, प्रथम पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद की प्रधानता होती है। यानी प्रथम पद कहने का मतलब है जैसे हम प्रतिदिन हम लिखे या हम गंगा जल लिखे, सिंपल। आप कहिएगा सर एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, गंगा जल देख लीजिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गंगा जलह लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गंगा का जल। अब यहां पर स्पष्ट है किसका जल, यहां पर सवाल उठेगा किसका जल, तो गंगा जल। यमुना जला नहीं लिखे, हमने गंगा जला को ही क्यों लिखा, क्योंकि इस पे गंगा जो शब्द है, शब्द तो ऐसे दुनिया में बहुत है लेकिन सारे शब्द अव्ययीभाव समास नहीं है। कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द है जो अव्ययीभाव समास कहे जाते हैं, तो हर जगह हर नियम अप्लाई नहीं हो सकता है। साथियों ये व्याकरण है, थोड़ा सावधानी से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि व्याकरण में आप जितने भी मार्क्स को बनाएंगे उतना नंबर आपको मिलेगा, एज लाइक ये गणित की तरह है। तो गंगा का जल, गंगा जला का मतलब गंगा जल, तो इसमें सबसे मुख्य शब्द आपका गंगा है, तो ये शब्द जो हम कहते हैं प्रथम पद इसके कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे, और इसकी प्रधानता ज्यादा है। क्योंकि अगर हम कोई नदी तालाब का जल उठा के ले आएंगे तो जल तो भी है, आप चापाकल का भी जल ले आइएगा तो जल तो, लेकिन गंगा का जल अगर कोई से पूछिएगा तो इसकी जल की अपनी एक हमारे समाज में प्रधानता है, प्रमुखता है, और इस जल की पूजा होती है। गंगा एक पवित्र नदी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रथम पद यहाँ पर प्रधान है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर है यहां पर, तो ये भी हम सीख गए। हमारा तीसरा, इन सब चीजों को ध्यान, प्रथम पद अव्यय होता है, ध्यान देने वाली बात है, प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, अव्यय। आप कहिएगा सर जी अव्यय क्या होता है, तो संस्कृत में तो अव्यय कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात कीजिएगा तो इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन मतलब पहले। अब बात करेंगे जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे उसमें बात करेंगे, लेकिन यहां आप समझिए अव्यय, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको समझा रहे हैं। चलिए उसके बाद चौथा है उत्तर पद, यदि दीर्घ स्वरांत रहता है तो उसे ह्रस्वांत कर देते हैं, यानी उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद। अब यहां पर हम दो पद की बात कर रहे हैं, एक हमने कहा पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा हमारा है उत्तर पद, उत्तर पद। इससे आपका क्या तात्पर्य है, उत्तर पद का मतलब बाद वाला शब्द, बाद में आने वाला शब्द, बाद में आने वाला शब्द, शब्द। और पूर्व पद का मतलब हुआ पहले, पूर्व पद का मतलब हुआ पहले। तो चलिए साथियों इसको और विस्तार से समझते हैं अगले नेक्स्ट पेज में। हमारा जो अव्ययी भाव समास है इसके पहचानने का तरीका हमने सीखा। अब हम कुछ और टॉपिक को लेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव का उदाहरण है, जैसे हमारा हो जाएगा उपनगरम, 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 उपनगरम। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, उप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, उप,
उसके बाद एक और शब्द नजर आ रहा है नगरम। आप ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ और उदाहरण आपको देते हैं। उसके बाद है आपका उपसरितम। उपसरितम उससे पहले देख लीजिए आप, प्रत्यक्षम। एक शब्द है प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम है। तो इसमें जो हमारा जो सबसे पहले शब्द है, उसके बाद हमारा है समक्षम। समक्षम, समक समक्षम, समक्षम। चौथा शब्द है हमारा अतिशोकम। अतिशोकम, अतिशोकम। पांचवा शब्द है हमारा अति कष्टम। अति कष्टम, अति कष्टम। तो यहां पर अवयवी भाव, ये सारे जो है अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। अवयवी भाव, अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं, समास के उदाहरण हैं। तो ये सारे उदाहरण को हमें बताने का तरीका है कि यहां पर आप देख रहे हैं उप है, यहां नगरम है, यानी दो शब्द है। इसमें सबसे प्रधान शब्द क्या है हमारा? उप है। यह हमारा प्रधान शब्द है, पद है या शब्द है। उप का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिटी, नगर, एक होता है हमारे प्यारे साथियों, एक होता है शहर और एक होता है नगर। मेरे प्यारे साथियों, शहर को कहा जाता है टाउन और नगर को कहा जाता है सिटी। तो आप ध्यान देने वाली बात है, शहर जो होता है नगर से छोटा होता है, नगर क्या होता है? शहर से बड़ा होता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है, उप का मतलब हुआ कि यहां पर जो शब्द जो हम उप लगा रहे हैं, इस शब्द की प्रधानता अपने आप जो है बढ़ जाती है। यहां पर लिखा हुआ है प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्षम का मतलब क्या होता है कि जिसे हम आमने सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है म हलंत। आप कहिएगा सर ये जो म हलंत लगा हुआ है ये भी एक शब्द है, पद है। काहे कि इसमें दो वर्ण इसमें मिले हुए हैं। आप कहिएगा सर जी म हलंत कैसे बना? तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, म जोर अ। क हलंत भी अपने आप में एक शब्द, संस्कृत में क नहीं क हलंत लिखा जाता है। ये जानकारी आपको ज्ञानी बाबा 875 पर ही मिल सकती है, क्योंकि व्याकरण की बहुत ही डीप जानकारी है ये, और ये सिर्फ आपको इसी चैनल पर आपको मिल सकती है। इसलिए हम सभी साथियों से, छात्र एवं छात्राओं से यह अनुरोध करेंगे कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। और प्यार भरा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो क है, इसको हम इस तरह से क जोर अ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कहिए, बोलिएगा सर कि यहां पर जो हमारा प्रधान पद कौन होगा? तो यहां प्रधान पद प्रत्यक्ष हो जाएगा। यहां पर प्रधान पद क्या हो जाएगा? समक्ष हो जाएगा। यहां पर प्रधान पद क्या हो जाएगा? अति शोकम हो जाएगा। या और उसके बाद प्रधान पद क्या हो जाएगा? यहां पर अति कष्टम या अति हो जाएगा। तो हम आपको अवयवी भाव को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह से सभी समास के प्रकार अथवा भेद को अगले वीडियो में आकर उपस्थित रहें और आपको समझाने का प्रयास करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।